बढ़ेंगे और अगले सेशन का रुख करेंगे क्योंकि हमारे बीच में लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर मौजूद हैं और इस पर हम बात करेंगे, यानी कि बात होगी हिमाचल की। क्या हिमाचल वापसी की जंग शुरू हो चुकी है? और देखिए, अनुराग ठाकुर का अगर हम जिक्र करते हैं तो खास करके युवा और खेल के क्षेत्र में इस क्षेत्र में उन्होंने जो अपना योगदान दिया है उसकी हमेशा प्रशंसा होती है, काबिल तारीफ। एक मंच पे आपके मैं स्वागत करूंगी। एक बार जोरदार तालियां और साथ में चाहूंगी मैं उदय प्रताप सिंह जी भी आ जाएं, सीनियर एडिटर न्यूज़ एक्स, इस सेशन के लिए। ओवर टू यू। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस खास सेशन में। इंडिया न्यूज मंच देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मंच सज चुका है दिल्ली में। हमारे लगातार सत्र जारी हैं दिन भर और अब अगले मेहमान जिनका परिचय ऑलरेडी हमारे सहयोगी करा चुके हैं, वो एक अहम प्रखर वक्ता हैं। इस वजह से हम उनको काफी तीखे सवाल भी पूछेंगे और अपने अंदाज में, बेबाक अंदाज में आप उनका जवाब तो देंगे ही, जैसे हम देख रहे हैं सदन के भीतर भी आप दे रहे हैं और बाहर भी आप देते हैं। मगर मेरा सबसे बड़ा और पहला सवाल यही है, क्योंकि हमने देखा और अभी इसका जिक्र कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी किया जिनका सेशन आपसे जस्ट पहले था, कि उनका बड़ा मुद्दा 2025 का वोट चोरी का है। उस पे इन्होंने एक रैली भी रखी संडे को। हालांकि उस रैली को आपके पार्टी के नेताओं ने घेरा है क्योंकि वहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ, जैसे अनेक बार होता है, हमने बिहार में भी देखा था। मगर ये जो सबसे बड़ा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा चुना है विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने खास करके, इसका क्या असर पड़ रहा है और 2026 में क्या असर पड़ेगा? नमस्कार उदय जी। वोट चोरी, कहां वोट चोरी? बिहार में जब इस विषय को लेकर गए, यात्रा निकाली और उसके बाद जब चुनाव हुए, ना केवल वोटिंग परसेंटेज बढ़ी बल्कि ऐतिहासिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वहां पे सरकार बनी है। बिहार की जनता ने करारा जवाब राहुल गांधी जी और विपक्ष को दिया है और एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार को वहां पे बनाया है। वोट चोरी कहां है? पूरी इस पे डिबेट हुई कि अगर तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल आप जीत जाओ तो ईवीएम ठीक है, अगर आप चुनाव हार जाओ तो इलेक्शन कमीशन खराब है। ये केवल एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और ना केवल यही, वो एक तरह से देखा जाए जब वहां उनकी पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है, किन विषयों पर जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, और उनकी रैलियों में आकर अगर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र नारे लगें, बिहार में प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में अभद्र बात की जाए, तो हिंदुस्तान के लोग उसको स्वीकार कभी नहीं करते। और आज भी श्रीमान राहुल गांधी जी नहीं समझ पा रहे। और जब अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कांग्रेस वोट चोरी के नाम पे केवल घुसपैठियों को बचाने का काम कर रही है, कांग्रेस केवल घुसपैठियों के लिए एक बवाल खड़ा कर रही है, जैसे ही घुसपैठियों की बात आई, रोहिंग्या मुसलमानों की बात आई, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आई, राहुल गांधी जी और समूचा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये केवल घुसपैठियों को बचाने के लिए है। मगर अगर आपको लगता है कि ये असर नहीं इस मुद्दे का हो रहा है, जैसे हमने बिहार में देखा, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को इतने मजबूती से क्यों उठा रही है? और क्या आपको लगता है कि क्योंकि बिहार में असर नहीं हुआ, इस वजह से शायद विपक्ष भी इस मुद्दा को ज्यादा हवा नहीं दे रहा? क्योंकि हमने देखा ये जो संडे की रैली थी, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी, और आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी उन्होंने बयान दिया इस पर, उमर अब्दुल्ला ने, उन्होंने कहा ये कांग्रेस की लड़ाई है, हमारी नहीं, वोट चोरी पर। देखिए, हर समझदार नेता इससे दूर ही रहेगा। अब केरल के चुनाव आए, केरल के चुनाव में अभी जो लोकल बॉडीज के पोल हुए, 101 सीट में से त्रिवेंद्रम में 50 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। हमने केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व वहां पर विजय हासिल की है। और यह दिखाता है कि केवल उत्तर भारत की नहीं, केवल मध्य और पूर्वोत्तर की नहीं, दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़, केरल जैसे राज्य में।
और दूसरा मैं आपसे कहूं, कुछ लोग हैं जो केवल सनसनी फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। उनमें से अखिलेश जी और राहुल जी ने कोविड के टाइम पे कहा कि वैक्सीन मत लगवाओ, ये भारत की बनी वैक्सीन है, कहीं कुछ हो जाएगा, और लगवाने के लिए खुद लाइन में सबसे पहले लग गए। इसी तरह से ममता बनर्जी जी ने कहा SIR मत करवाओ, लेकिन अंतिम दिन अपना नाम रजिस्टर करवा लिया। अगर ममता जी को इतना ही उसके खिलाफ था तो ममता जी ने SIR में अपना नाम क्यों लिखवाया? क्या ये पहली बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात हुई है? नहीं, कई बार हुई पहले। EVM कौन लाए? राजीव गांधी जी लाए, और आज उनके ही पुत्र उसका विरोध करते हैं। VVPAT की इन्होंने मांग की, हमने वो भी कर दी। इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में इसको हम चैलेंज करते हैं, लेकिन सबूत देने कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया, चाहे EVM की बात हो, VVPAT की बात हो, या फिर SIR की बात हो। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपना निर्णय दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो उसका नाम भारत है, भारत है और भारत है। इसलिए जहां जहां चुनाव हुए, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, जहां पे भी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई, NDA की विजय हुई। हरियाणा में लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसमें से भी 10 में से 9 सीटें, 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। अब महाराष्ट्र में होने वाली, वहां पे भी हम NDA वाले ही जीतने वाले हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म पे विस्तार से चर्चा हुई पार्लियामेंट में। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस वजह से वो लॉक जैम जो था पार्लियामेंट में वो ब्रेक हो गया और अब सदन चल रहा है। एक और मुद्दा था जो उठा पार्लियामेंट में और उस पर विस्तार चर्चा हुई, वंदे मातरम का। मगर विपक्ष ये कह रहा है कि उस मुद्दे पर आप इतना विस्तार से चर्चा करवा रहे हैं क्योंकि असली मुद्दों से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। आखिर कांग्रेस वंदे मातरम से दूर क्यों भागती है? क्योंकि उनको पता है जब इतिहास पे नजर जाएगी तो नेहरू जी की एक और गलती सामने आएगी। केवल 2 स्टैंजा तक उसको सीमित करके रख दिया। कौन सी मजबूरी थी? अगर कांग्रेस के अधिवेशन में पूरे के पूरे वंदे मातरम को गाया जाता था, बड़े बड़े संगीतकार गाते थे, और उन्होंने विरोध किया जब केवल 2 स्टैंजा तक कर दिया कि हम इसको नहीं गाएंगे, हम पूरे का पूरा गाएंगे। क्या मजबूरी थी? यह केवल वंदे मातरम को उस समय नहीं काटा गया, उस समय भारत के टुकड़े करने की नींव डाल दी गई थी और यह पंडित नेहरू ने डाली थी। उसी समय समाज में बांटने, यानी कि धर्म के नाम पर या सोच के नाम पर बांटने का काम उस समय नेहरू जी ने उसकी नींव रख दी थी। कोई मजबूरी नहीं थी साहब, समझाया जा सकता था। लेकिन पंडित नेहरू ने एक बहुत समझदारी के साथ अपना प्रधानमंत्री का पद पक्का करने के चक्कर में वो नींव उसी समय रख दी थी। ये वंदे मातरम की डिबेट में खुलकर सामने आया। और जब कांग्रेस के नेता ने कहा कि क्या जरूरत है पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की, इसलिए जरूरत है कि जो जो गलतियां पंडित नेहरू जी के समय से लेकर इंदिरा जी और राजीव जी के समय तक की गई या मनमोहन सिंह जी के समय तक की गई हो, उसको देश के सामने लाना जरूरी है, उसमें सुधार करना जरूरी है। अगर कांग्रेस को शर्म आती है वंदे मातरम अपने अधिवेशन पे गाते हुए, तो हमें फक्र होता है वंदे मातरम को हर जगह गाते हुए। आपने अभी जिक्र किया केरल में जो नतीजे आए हैं उसका, लोकल बॉडी पोल्स वहां हुए हैं, अगले साल वहां भी चुनाव हैं। आप कह रहे हैं केरल में इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा होने वाला है। एक और दक्षिण के राज्य के बारे में मैं जिक्र करता हूं, तमिलनाडु। क्या वहां भी आपको लग रहा है इस बार बीजेपी पहले से बहुत बेहतर करने वाली है? क्या इस वजह से ही आप स्वयं भी वहां की सरकार को घेर रहे हैं? आप क्यों मान रहे हैं अनुराग जी कि सनातन का अगर अपमान हो रहा है देश में तो वो तमिलनाडु में हो रहा है? देखिए, मैं करूर का जब इंसिडेंट हुआ, स्टैम्पीड हुई, लोग मारे गए, मैं उनके घरों में गया जो डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। वहां के लोगों के मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है, गुस्सा है तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ। और डीएम की सरकार वहां पे केवल लूट के लिए जानी जाती है। किसी की जमीन पे कब्जा है, कहीं भ्रष्टाचार के मामले, जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है उसको मंत्री पद पे भी रखा जाता है, डिपार्टमेंट भी उसके पास रखते हैं। एक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में थी, दूसरी डीएम की सरकार वहां पे है कि जेल में मंत्री हो और वहां पे डिपार्टमेंट दे के रखो।
ये तो दबाव वहां पे बनाकर दिया गया, तब जाकर डिपार्टमेंट छीने गए। अब वो वापस आए तो वापस मंत्री बनाने की बात करते हैं। आज तमिलनाडु में चुनाव हो जाए तो 2/3 बहुमत से हम लोग वहां पे सरकार बनाने जाएंगे। इतना विरोध डीएमके के खिलाफ है। और जहां तक आपने सनातन विरोधी की बात कही, जब राम मंदिर के शिलान्यास की बात आई और जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या गए या उद्घाटन की जब उस समय बात आई, तो अगर आप देखिए तो तमिलनाडु में परिस्थितियां क्या थी। मंदिर में हिंदुओं को जाकर उसका हिस्सा बनने के लिए किस तरह से अवरोध वहां की सरकार ने पैदा किया था। कोर्ट हमें जाना पड़ा, कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ा। और आज भी मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई ब्रांच ने जो एक ऑर्डर दिया दीपम इशू में करते ही, तो उसमें क्या हुआ, कहा कि दीपम के सनातन धर्म को मानने वालों के पक्ष में दिया, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने का काम ये वहां की सरकार, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट ने किया। और जब मैंने इसको पार्लियामेंट में उठाया तो पूरी डीएमके पार्टी वेल में कूद गई, उसका विरोध करते हैं। अरे देश के कानून को नहीं मानोगे, सनातन का विरोध करोगे। लेकिन शायद इनको याद रखना पड़ेगा, उदयनिधि जी हो, स्टालिन जी हो या फिर डीएमके सरकार के अन्य मंत्री हो, इनको लगता है सनातन का विरोध करके शायद वो वहां पर वोट डाल लेंगे। अरे अंग्रेज आकर चले गए, मुगल आकर चले गए, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये डीएमके वाले चले जाएंगे, सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको लगता है दीप नहीं जलाने देंगे तो उसका विरोध करोगे। बिल्कुल, इस पे शायद एक इंपीचमेंट मोशन भी उन्होंने मूव किया, हमने देखा था। उससे उस बात से आपको काफी गुस्सा आया, जैसे हम सुन रहे हैं। मगर एक और बात पे आपको गुस्सा आया सदन में, अनुराग जी, कि ई सिगरेट्स का सेवन हो रहा है। इसके बारे में जरा आप बताएंगे, कौन है ये सांसद जो ई सिगरेट पी रहा है, संसद के भीतर या बाहर? फिर बाहर भी हमने देखा गिरिराज सिंह और शायद शेखावत जी ने किसी को टोका, और वो भी शायद टीएमसी से ही था। आप भी कह रहे हैं टीएमसी के एक और सांसद भी कर रहे हैं। देखिए, सदन की एक अपनी मर्यादा है। स्पीकर के जो रूल्स हैं लोकसभा में, उससे ना केवल सदन चलता है बल्कि पूरे प्रेमाइसिस में भी उन्हीं रूल्स को हम लागू करते हैं। सदन चल रहा है तो अंदर के अलग रूल्स हैं, बाहर के अलग परिस्थितियां हैं। लेकिन देश की जनता के ध्यान के लिए मैं बता दूं कि ई सिगरेट भारत में बैन है। भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। लेकिन जो कानून बनाने वाले हैं वही अगर उसका सेवन करें टीएमसी के सांसद, तो एक तो भारत सरकार के कानून को तोड़ रहे हैं, दूसरा सदन में बैठ के अगर ई सिगरेट पी रहे हैं तो इससे बड़ा काला धब्बा लोकतंत्र के लिए क्या होगा, लोकसभा के सदन के लिए क्या होगा। स्पीकर चेयर पे हो और वो सांसद महोदय ई सिगरेट के छल्ले बना बना के छोड़ रहे हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और बेशर्मी के साथ बाहर जाके बयान देते हो। ममता बनर्जी जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ममता बनर्जी जी ने क्या अपनी हाउस के लीडर और डिप्टी लीडर से पूछा कि कौन सा सांसद है जो अंदर बैठ के सिगरेट पी रहा था? क्या कार्रवाई ममता बनर्जी ने उस सांसद के खिलाफ की? मैंने तो स्पीकर महोदय को लिख कर दिया है कि उस सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले पर्याप्त जांच करनी चाहिए। अब तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सोशल मीडिया में कभी एक का नाम आता है, दूसरे का आता है, तीसरे का आता है कि ये पी रहा था, वो पी रहा था। अब मुझे नहीं पता, दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ खड़ा कर रहे थे, जांच में सब सामने आ जाएगा। मुझे नाम पता है, लेकिन मैं चाहता हूं स्पीकर महोदय उसकी जांच करवाएं और उस एमपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि देश के लिए एक अच्छा संदेश जाए कि सदन में बैठा व्यक्ति देश के कानून को भी तोड़ रहा है और सदन की मर्यादाओं को भी तार तार कर रहा है, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आपके सत्र के शीर्षक में हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र था, तो मैं जरूर सवाल आपसे पूछूंगा हिमाचल राज्य पे, जो आपका गृह राज्य है। क्या वहां वापसी की जंग शुरू हो चुकी है और आपका रोल दायित्व क्या होगा? क्या आप प्रदेश में ज्यादा एक्टिव होंगे क्योंकि आप केंद्र मंत्रिमंडल का हिस्सा भी नहीं है वर्तमान में, या आप सेंट्रल लेवल में ही कुछ अब रोल चाहेंगे, क्योंकि हम अब अपॉइंटमेंट्स और होंगे 2026 में, कार्यकारी अध्यक्ष तो बन चुका है। तो आपका भविष्य और हिमाचल का भविष्य क्या लग रहा है अनुराग जी? अब नया साल आने वाला है, तो ये सवाल लाजमी। हिमाचल के चुनाव 2027 में है।
और भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि क्या करना है। मैं एक कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता की भूमिका में प्रदेश में जो जिम्मेदारी हमारा संगठन लगाता है ना, वो काम हम लोग करते हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। और ये भारतीय जनता पार्टी में सभी ऊपर से लेकर नीचे तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब संगठन की बैठक होती है, अपने सारे काम छोड़ के उसमें बैठते हैं और वो पीछे आकर बैठते हैं और पूरे समय मीटिंग में रहते हैं। इसलिए हम कार्यकर्ता पहले, बाकी पद सब बाद में आते हैं। और यही कारण है कि आज हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी को दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। और हिमाचल की जहां तक बात है, अगले चुनाव में स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता कांग्रेस से तंग आ चुकी है। कांग्रेस हिमाचल को कर्जे में डुबा चुकी है। आज 3 शब्दों से हिमाचल की सरकार को जाना जाता है, खाओ पियो मौज करो सरकार। नितिन नवीन जी को भी आप जानते हैं, वो बीजेपी के युवा मोर्चा अध्यक्ष रह चुके हैं तमिलनाडु में। तो संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा। तमिलनाडु में नहीं रहे। नितिन नवीन जी 5 बार के विधायक हैं। जी बिल्कुल। बिहार सरकार में मंत्री हैं। नहीं, बिहार में बीजेवाईएम के अध्यक्ष रहे हैं। जब आप बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो करीबी से आप जाने हैं उनको, उनका स्टाइल क्या रहेगा और उनके ये एलिवेशन को आप किस नजरिए से देखते हैं? 45 साल के व्यक्ति को अब बीजेपी का जो सबसे विश्व की राष्ट्रीय सबसे अधिक पार्टी है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अगर आप थोड़ा याद करिए, थोड़ा पीछे जाके, उन्होंने कहा था देश के 1 लाख कम से कम युवाओं को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, अलग अलग स्तर पे करना चाहिए, लीडरशिप रोल में आना चाहिए। और उसका उदाहरण भी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सेट किया कि भाजपा के आज तक के सबसे युवा अध्यक्ष, और हिंदुस्तान में किसी भी राष्ट्रीय दल या किसी रीजनल पार्टी का भी 45 साल का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। वो बहुत ही मेहनती हैं, ईमानदार हैं, 5 बार के विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं। युवा मोर्चा से लेकर प्रभारी के रूप में जो उनकी भूमिकाएं रही, वो बहुत शानदार है। हमने इकट्ठे काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, वो भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी का कुशल नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे पास हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे पास हैं। तो दूसरी तरफ नितिन नवीन जैसा युवा नेता हमारे पास होगा। और मैं कहूंगा कि 2010 से 2013 जो मेरा पहला 3 साल का कार्यकाल था, उसमें मेरे साथ जब महामंत्री थे, तब हमने बहुत सारे आंदोलन भी किए, यात्राएं भी की, जेलें भी भुगती। तो नितिन जी ने संघर्ष भी किया है और संघर्ष के साथ साथ विधायक से लेके एक मंत्री की भूमिका या फिर प्रभारी की भूमिका, संगठन और सरकार दोनों का ही अनुभव उनका बहुत अच्छा है और बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहने वाला, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। अब उम्मीद यही करते हैं आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए, और शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने समय निकाला। आज एक बिजी दिन रहा है, शायद पत्रकारों के संग आप लंच में भी थे, तो हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके संग भी हमने समय गुजारा दोपहर में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। मैं इतना ही कहूंगा, लंच से मुझे याद आया, अभी सुरजेवाला जी कुछ कह रहे थे, उस समय मैं सामने नहीं था, लेकिन मैं इतना जरूर कहता कि अगर कांग्रेस वालों ने आतंकवादी समर्थकों को पीएम हाउस में बिरयानी नहीं खिलाई होती और बिरयानी नहीं परोसी होती, पाकिस्तान जाने के पासपोर्ट नहीं दिए होते, वीजा नहीं उस समय पाकिस्तान की ओर से लगे होते, अनुमति नहीं दी होती, तो शायद उन लोगों के खिलाफ बहुत पहले कार्रवाई हो गई होती। लेकिन हमारी सरकार ने आके जहां धारा 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त किया, जम्मू कश्मीर को विकास की नई रफ्तार दी है, वहीं पर देश में नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो संकल्प अमित शाह जी ने लिया है, वो 2026 मार्च तक हम लोग नक्सलवाद को जड़ से खत्म करके छोड़ेंगे। 2 सरकारों का ये फर्क है। यूपीए की सरकार में बिरयानी परोसी जाती थी आतंकवादियों को, हमारी सरकार में जेल में फेंका जाता है या फांसी के फंदे पे पहुंचाया जाता है। ये फर्क है, यही अंतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी हमारे संग जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज मंच पे। थैंक यू वेरी मच।
सर, और देखिए कहीं ना कहीं अनुराग ठाकुर इसी बात के लिए भी जाने जाते हैं कि जब जो सवाल हो और उसका क्या जवाब होना चाहिए ये इन्हें बहुत बेहतर तरीके से पता है। बहुत शुक्रिया, और मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगी। मंच पर ऐश्वर्या पंडित, चेयरपर्सन द संडे गार्डियन फाउंडेशन, बुक देकर आप उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत शानदार और दमदार सेशन रहा है। बेबाकी के साथ हमेशा की तरह अनुराग ठाकुर जी ने आज भी जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर। और चलिए अब क्योंकि